Good morning students, welcome back to my channel. Today in this video we are going to discuss about cell biology. That cell is the fundamental unit of life. It is a chapter of class 9th biology. ठीक है, तो हम शॉर्ट में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल समझेंगे कि जैसे एक बिल्डिंग जब बिल्ड होती है, जब एक बिल्डिंग डिज़ाइन की जाती है तो उसमें जो मेन फंक्शनल यूनिट रहता है वो ब्रिक्स रहता है। मतलब ब्रिक्स की हेल्प से बिल्डिंग बनती है। सबसे छोटी ब्रिक रहती है, बहुत सारी ब्रिक जब जॉइन होती है तो जॉइन होने के बाद वो एक बिल्डिंग का फॉर्मेशन करती है। वैसे ही हमारी ह्यूमन में सेल होता है। सेल बेसिक फंडामेंटल सबसे छोटा यूनिट रहता है। जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं तो ये सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज़ कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाता है एंड देन उसके बाद ऑर्गेनिज्म पूरा बनता है। सो सेल इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि छोटी छोटी यूनिट से मिलके सेल्स बनते हैं और सेल्स ही आगे जाके कंबाइन होकर एक बड़ी यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। दैट इज़ वाई सेल को हमने कहा गया है बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब हम इस चीज़ पे आ जाते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो सेल की डिस्कवरी एक साइंटिस्ट ने करी थी जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 में सेल की डिस्कवरी हुई थी। डिस्कवरी कैसे करी थी उन्होंने, तो उन्होंने जो बार्क रहता है ट्री का, जिसे हम पेड़ की छाल कहते हैं, उस बार्क को लिया था और उस बार्क को एक माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करा था। ठीक है, जब माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करा था उस बार्क को तो उनको ऐसे हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला था। तो ये जब हनी कोम स्ट्रक्चर उन्होंने देखा तो इस हनी कोम स्ट्रक्चर में जो एक सिंगल यूनिट रहती है, वन सिंगल यूनिट, जैसे यहाँ पे बहुत सारी यूनिट मिलके एक कंप्लीट टिश्यू बना रहा है तो वहाँ पे एक सिंगल यूनिट को उन्होंने नाम दिया था सेल। और ये उन्होंने डिस्कवर करा था 1665 में। सेल का मतलब, सेल एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है लिटिल रूम। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर सेल को नाम दिया था लिटिल रूम। ठीक है, तो इस तरह से सेल की डिस्कवरी हुई थी। अब सेल की डिस्कवरी होने के बाद कुछ साइंटिस्ट ने इन सब चीज़ों के बेसिस पे सेल थ्योरी दी थी। सो 2-3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंबाइनली सेल की थ्योरी दी थी और वो सेल की थ्योरी क्या थी, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। मतलब हर एक लिविंग बीइंग जो भी है सब लोग सेल से मिलकर ही बने हुए हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं वो सारे किससे बने हुए हैं, सारे सेल से बने हुए हैं। सेकेंड थ्योरी ये दी थी, सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब मेन स्ट्रक्चर जो है, जो बेसिक है, जिससे सेल का बेस बनता है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे सेल्स ही हैं। एंड थर्ड है कि न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब पुराने सेल्स जो हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं और जब ये पुराने सेल्स में डिवीजन होता है, जब ये आगे जाके डिवाइड होते हैं तो यही पुराने सेल्स होते हैं जो कि नए सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। सो दिस वॉज द सेल थ्योरी दैट द एग्जिस्टिंग सेल्स विच आर प्रेजेंट दे कम फ्रॉम द the new cells which are present they come from the existing cells only। इस बेसिस पे ये 3 थ्योरी थे, मतलब ये 3 पॉइंट्स थे जिसको कहा गया था सेल थ्योरी, और ये सेल थ्योरी साइंटिस्ट ने मिलके दी थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लांट सेल। प्लांट सेल क्या होता है, तो प्लांट सेल चेक करने के लिए कि प्लांट सेल कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो प्लांट सेल में ऑनियन जो है, ऑनियन का पील लिया था और एक सैफ्रनिन नाम का सोल्यूशन है, उससे इस ऑनियन को स्टेन किया था। मतलब अनियन का एक छोटा सा पील लिया था और सैफ्रनिन नाम का एक सोल्यूशन रहता है जो कि स्टेनिंग प्रॉपर्टी इसमें रहती है। स्टेन हम क्यों करते हैं, स्टेन इसलिए करते हैं ताकि जब माइक्रोस्कोप में हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करें तो हमें क्लैरिटी मिले। ठीक है, हमें क्लियर व्यू मिल पाए। ठीक है, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है। तो जब अनियन के पील को सैफ्रनिन नाम के सोल्यूशन से स्टेन किया गया और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्लाइड बना के इसको ऑब्जर्व करा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर उसमें दिखा था। ये भी हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर है। तो जब ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा था तो इसके अंदर भी उन्होंने अलग अलग नाम दिए। दैट इज़ ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है हर एक सेल के बीच में, जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको नाम दिया गया था न्यूक्लियस। ठीक है, फिर ये जो आउटर बाउंड्री है या आउटर कवरिंग है, जो कि एक सेल की आउटर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, है ना, तो इसको नाम दिया गया सेल मेम्ब्रेन। एंड इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट रहता है, इसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट रहता है, ये मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड रहता है, उस लिक्विड को नाम दिया गया साइटोप्लाज्म। तो यहाँ से हमें 3 चीज़ें पता चली कि सेल के अंदर मेन 3 चीज़ें रहती हैं। आउटर बाउंड्री को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड रहता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और उसके अंदर एक
डॉट लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसे हमने नाम दिया न्यूक्लियस। उसके बाद नेक्स्ट हम आ गए एनिमल सेल पे। एनिमल सेल्स में क्या होता है, अलग अलग टाइप के एनिमल सेल्स रहते हैं। जैसे हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स की बॉडी, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहती है, तो उसमें बहुत सारे टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं। प्लांट में तो हमने सिंगल सेल ऑब्जर्व करा कि उसमें मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होती है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे पहला है ब्लड सेल्स, जो कि ब्लड के सेल्स होते हैं। देन होता है बोन सेल्स, जो हमारी बोन्स बनाते हैं। मसल सेल्स, फैट सेल्स, न्यूरॉन सेल्स, न्यूरॉन सेल्स को नर्व सेल्स भी कहा जाता है, जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। तो एनिमल सेल्स जो होते हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें रहती हैं, मतलब इतने सारे टाइप्स के अलग अलग सेल्स बने होते हैं। इन सेल्स से फिर हमारे टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, और फिर हमारा पूरा एक ऑर्गन सिस्टम डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक सेल्स। ये तो हमने बेसिक सेल्स समझ ली, जो मेल और फीमेल दोनों में ही प्रेजेंट रहते हैं। उसके अलावा आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो रिप्रोडक्टिव सेल्स जो रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। मेल्स में और फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव सेल्स जो रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। मेल में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट रहते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पर्म सेल्स, और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट रहते हैं उन्हें हम कहते हैं ओवम या एग सेल्स, ठीक है। तो जब ये दोनों सेल्स कंबाइन होते हैं, मतलब स्पर्म के सेल्स जब ओवम के सेल्स के साथ कंबाइन होंगे तो एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और वो जाइगोट फ्यूचर में एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो वो कैसे बनेगा, उसको नाम दिया जाएगा जाइगोट। और ये ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा, जब मेल सेल्स, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो इनके डिफ्यूजन से जाइगोट बनेगा, और फिर वो एक नए ह्यूमन बीइंग को जनरेट करेगा, ठीक है। अब हम ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स पढ़ेंगे उनके नंबर के बेसिस पे। जैसे नंबर मतलब जब उनको क्लासीफाई करते हैं नंबर के फॉर्म में, तो उस बेसिस पे कितने टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो उस बेसिस पे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर एज वेल एज मल्टीसेल्युलर, दो टाइप के होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उनके पास सिंगल सेल रहता है, एक ही सेल से बने हुए रहते हैं, एक से ज़्यादा सेल इसमें नहीं होते हैं। इसका एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि केवल एक ही सेल से बने हुए रहते हैं। और इनमें क्या होता है कि एक सेल जो प्रेजेंट रहता है वही सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल, ठीक है। तो इसमें एक सिंगल सेल रहेगा, वो सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा। इनका लाइफ स्पैन जो रहता है वो बहुत शॉर्ट रहता है, ज़्यादा टाइम तक ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इनका लाइफ स्पैन थोड़ा कम रहता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम आते हैं मल्टी सेलुलर पे। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब ही होता है मैनी, मल्टी का मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे। तो मल्टी सेलुलर जो रहते हैं वो बहुत सारे सेल से मिल के बने हुए रहते हैं, और इसके अंदर हर एक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन रहता है। मतलब सेल से पहले टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो हर एक सेल का एक अपना टिश्यू रहता है, हर एक टिश्यू का अपना एक ऑर्गन रहता है, और हर एक ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे लंग्स हैं तो वो ब्रीदिंग का काम करेंगे, हार्ट जो है वो ब्लड पंप करने का काम करेगा, स्टमक जो है वो डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो हर एक ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और अलग अलग ऑर्गन अलग अलग फंक्शन के लिए डिज़ाइन रहते हैं, ठीक है। इनका लाइफ स्पैन जो रहता है वो यूनिसेलुलर के कंपैरिजन में क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से इनको कंपेयर करें तो यूनिसेलुलर के कंपैरिजन में मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं इनका लाइफ स्पैन जनरली ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द सेल एवोल्यूशन। सेल जब इवॉल्व होते हैं, सेल का एवोल्यूशन होता है, वो इवॉल्व होकर नए सेल बनाते हैं, तो उस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो उस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, एंड कैरियोटिक हम न्यूक्लियस को बोलते हैं। यू का मतलब होता है इवॉल्व, एंड कैरियोटिक हम इसमें न्यूक्लियस को बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो रहते हैं वो पुराने या प्रिमिटिव टाइप के सेल्स रहते हैं, जो कि ओल्ड टाइप रहते हैं। इसके बारे में हमें ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ रहती है, बहुत स्मॉल रहते हैं साइज़ में, इनका न्यूक्लियस अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस की प्रॉपर कोई मेम्ब्रेन नहीं रहती, प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता है, साइटोप्लाज्म में ऐसे ही प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर फिर क्रोमोजोम्स जो रहते हैं, इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स रहते हैं ये सिंगल रहते हैं, मतलब एक सिंगल क्रोमोसोम ही इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। और जितनी भी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनलीज हैं, जो सेल के अलग अलग पार्ट्स हैं जो अलग अलग फंक्शन में हेल्प करते हैं, वो सेल ऑर्गेनलीज इसके अंदर सारी जो है वो
एब्सेंट रहती है। अब हमने यहाँ पे एक टर्म पढ़ी क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम जनरली न्यूक्लियस में पाया जाता है और क्रोमोसोम का काम होता है कि पेरेंट्स से जब बच्चे बनते हैं, पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, तो जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है वो पेरेंट्स से बच्चे तक पहुंचाने की जवाबदारी इन क्रोमोसोम्स की रहती है, क्योंकि ये न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियस में सारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जीन्स होते हैं जो कि ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन में। तो क्रोमोसोम सबसे इम्पॉर्टेंट काम यहाँ पे प्ले करता है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना है, जो भी इन्फॉर्मेशन जनरेट करना है, वो ट्रांसफ़र करने का काम करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। और इनका शेप कैसे रहता है? तो ये स्पिंडल शेप के रहते हैं, मतलब ये इन्फिनिटी लाइक स्ट्रक्चर रहता है इनका, ये स्पिंडल शेप में रहते हैं और ये हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है जो पहले से इवॉल्व हो गए हों, एंड कैरियोटिक होता है उनका न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? दे आर लार्ज इन साइज़। अगर हम प्रोकैरियोट से इनको कंपेयर करें तो ये लार्ज साइज़ के होते हैं। इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड रहता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब प्रॉपर उसकी मेम्ब्रेन रहती है, प्रॉपर स्ट्रक्चर रहता है, प्रॉपर आउटर कवरिंग रहती है। साइटोप्लाज्म के अंदर भी वो अपनी मेम्ब्रेन के अंदर सीमित रहता है। ठीक है, देन मोर देन वन क्रोमोसोम। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं आएगा यहाँ पे, मोर देन वन क्रोमोसोम। इसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पे केवल सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, पर यूकैरियोटिक सेल्स जो रहते हैं वो इवॉल्व्ड सेल्स रहते हैं, जो कि इवोल्यूशन होता है जैसे जैसे, तो वो इवॉल्व होके नया सेल बनाते हैं। तो ये होते हैं क्रोमोसोम्स जो इनमें रहते हैं वो एक से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ इनमें सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट रहती है। सेल ऑर्गेनलीज मतलब सेल के अलग अलग ऑर्गन। ऑर्गेनलीज का जब हम ऑर्गन का प्लूरल फॉर्म करेंगे तो वो होगा ऑर्गेनलीज। तो सेल ऑर्गेनलीज इसमें प्रेजेंट रहती है, वेल प्रेजेंट रहती है, अच्छी मेम्ब्रेन बाउंडेड रहती है। हम अलग अलग उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वेन एवर वी ऑब्जर्व द यूकैरियोटिक सेल इन द माइक्रोस्कोप, सो वी कैन डिफ्रेंशिएट देयर डिफरेंट सेल ऑर्गेनलीज। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द सेल, है ना। और डिटेल्स में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल के कितने टाइप्स होते हैं, नंबर के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं, एवोल्यूशन के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस डिफरेंट सेल ऑर्गेनलीज. If you like the video, please like it, share it and subscribe to my channel for more upcoming videos. Thank you. Have a good day.